तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अरहर की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का नियंत्रण और उपाय। अच्छी बढ़वार के लिए सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी। टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ पर जानकारी। अरहर की लंबी अवधि वाली फसल इस समय फूल बनने की अवस्था पर है और कहीं कहीं इसमें फलियां बननी भी शुरू हो गई हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं, इस अवस्था पर फसल को हानिकारक कीट भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इन कीटों का उचित नियंत्रण उपाय जरूर अपनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं नियंत्रण की सही तकनीक IIPR के कल्याणपुर कानपुर के डॉक्टर शिवाकांत सिंह से। यहाँ मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि दलहनी फसलों में मुख्यतः अरहर जैसे है, अरहर की फसल में चूँकि हमको बताना है, यहाँ अरहर की फसल में पत्तियों पर जितने भी कीड़े लगते हैं उस पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे पत्ती लपेटक जो कीड़ा होता है वह नवंबर के महीने आते आते ख़त्म हो जाता है। कीचड़ी स्टेज में बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चिंता करने की बात है अरहर में, वो है फली और फूल की अवस्था में। जैसे हम फली बेधक कीट के नाम से मशहूर है, ये चना अरहर अन्य फसलों पर लगता है, लेकिन चने के यहाँ अरहर के बारे में बता रहे हैं। फेरोमोन ट्रैप की व्यवस्था, ये फेरोमोन जो है इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है किसान भाई, उसको जो है एक फेरोमोन ट्रैप पर जो है अगर 6 नर प्रौढ़ कीड़े 24 घंटे में लगातार 2 दिन तक 24-24 घंटे में 2 दिन में अगर मिल गए 6 नर प्रौढ़ कीड़े, तो समझ लीजिए कि आफत आने वाली है और किसान भाई को दवा छिड़काव कर देना चाहिए। अगर अरहर की एक फली एक पौधे पे उनको एक लार्वा मिल जाए तो समझिए कि ये जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है, लेवल है, आर्थिक दहली स्तर की सीमा पे आ गया है। तो दवा का छिड़काव करना होगा किसान भाइयों को। कि इसके लिए किसान भाई, हाँ, ये जो है इसकी जो मादा है, जब मादा प्यूपा से निकलती है तो नर और मादा प्रजनन के उपरांत मादा जो है फूलों फलियों पे अंडारोपण करती है। अंडे जो है गुच्छे में नहीं दिए जाते हैं इसके द्वारा, छिटका अंडे फलियों और फूलों पर दिए जाते हैं। फिर उसमें से 3 से 4 दिन बाद लार्वा निकल करके फलियों को भेदता हुआ अंदर चला जाता है, आधा हिस्सा लटकता रहता है और अंदर से खाता रहता है। इस तरह से उसकी लंबाई 6 बार त्वक पचन के उपरांत बढ़ती जाती है और खाने का मात्रा बढ़ता जाता है। इस कीड़े की जो हेलिकोवर्पा मिज़रा फली बेधक कीट है, इसके फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, 3 स्टार जो इसका होता है, इस 3 अवस्थाओं में अगर आपने आक्रमण को रोकने के लिए कोशिश की तब तो आप कर पाओगे। अगर इसकी लंबाई बढ़ गई, 4th स्टार से आगे बढ़ गया तो आपको दिक्कत होगी, पेस्टिसाइड की मात्रा भी ज़्यादा खपत होगी और कीड़े मरेंगे भी कम। तो किसान भाइयों को इसमें क्या करना है, इमामेक्टिन बेंजोएट का जो है आप 2 ml प्रति 10 लीटर पानी में छिड़काव करें, या स्पाइनोसेट का छिड़काव करें। इसकी भी मात्रा ऐसे ही लगेगी, 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में मात्रा लगेगी। और
एक कीटनाशियों की छिड़काव के पहले किसान भाई को चाहिए कि नीम की निबौली का 5% घोल प्रति हेक्टेयर के लिए छिड़काव करें, जिससे 7 से 8 दिन तक कीड़े जो है खेत में आएंगे तो, लेकिन वो महक उसकी बर्दाश्त नहीं कर पाते तो खाना उनको पसंद नहीं आएगा तो खाएंगे नहीं और वो मर जाएंगे या उस खेत से बाहर निकल जाएंगे। तो नीम की निबौली का रस या नीम सीड कर्नल जिसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट, या आप किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि NPV न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस 250 ये लार्वल इक्विवेलेंट समतुल्य लार्वा तुल्य उनका छिड़काव प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगा। इसके बाद जो है फलियों में भी वही दशा आगे बढ़ती जाती है। तो ये दवा अगर आप 21 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़क देते हैं तो आपका फली का पीरियड जो है करीब करीब पकने की अवस्था में आ जाएगा। फिर एक कीड़ा और है, वो है फली मक्खी। फली मक्खी से 70% नुकसान हो जाता है। सबसे खतरनाक कीड़ा है लंबी दीर्घावधि वाली अरहरों में। तो इसमें क्या है कि आपको किसान भाई को बताना चाहूँगा कि इसके जीवन में 4 अवस्थाएं होती हैं और चारों अवस्थाओं में अंडा, लार्वा, प्यूपा, प्रौढ़ 4 अवस्थाएं हैं। लार्वा ही जो है नुकसान करने वाली अवस्था है और अंडारोपण जो है फलियों पर मादा कर देती है। फली जो मादा होती है वो घरेलू मक्खी से छोटे साइज का, ऐसा लगेगा घरेलू मक्खी का बच्चा है और चमचमाता हुआ टिंज हरे रंग का नीलापन लिए हुए होता है। नर और मादा प्रजनन के उपरांत मादा जो है फलियों पर अंडारोपण करती है। 3 से 4 दिन बाद उसमें लार्वा निकल करके दाने में प्रवेश कर जाता है और दाने में गैलरी बना के खाता है। एक दाना ही पर्याप्त होता है इसके विकास के लिए और फिर प्यूपा बन जाता है। प्यूपा जो है लाक्यूल में यानी अरहर की जो फलियों में जो कोष होते हैं, हर कोष में एक एक प्यूपा अगर उसमें लार्वा है तो बन जाता है। प्यूपा चॉकलेटी रंग का होता है और उसके बाद उसमें से प्रौढ़ मादा जो है फली मक्खी बाहर निकल जाती है। फिर नया पीढ़ी चली है। इस तरह से 3 पीढ़ियां जो है अरहर की लंबी अवधि वाली में, यदि कोहरे की अवस्था आ गई जनवरी में तब तो 2 पीढ़ियाँ होती हैं, नहीं तो 3 पीढ़ियाँ नॉर्मली ये पाई जाती हैं इसकी फली मक्खी की। किसान भाइयों को इसमें जो है थाइमेथॉक्साम का छिड़काव करना, वही जो है 2 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होगा। और इसके अलावा है इमीडाक्लोपीड का भी छिड़काव कर सकते हैं। ये जो है इस तरह से मात्रा इसकी भी इसकी इमीडाक्लोपीड की 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में पर्याप्त होगा। तो किसान भाइयों अगर इस तरह से आप प्रयास करते हैं तो आपका फसल का प्रबंधन हो जाएगा और कीटों से प्रकोप से बचा जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे हैं बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। अच्छी बढ़वार के लिए सरसों की फसल में किए जाने वाले कार्यों पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। सरसों, जो कि तिलहन की महत्वपूर्ण फसल है और प्रदेश में बड़े क्षेत्रफल पर इसकी बुआई की गई है और ये फसल इस समय बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है। तो आप इस फसल से सफल उत्पादन के लिए कौन कौन से प्रबंधन कार्य करें, आइए जानते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर अरुण कुमार से। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको सरसों की बारे में बताएंगे। अगर सरसों की तेल की मात्रा अगर आपको बढ़ानी है तो हमें सल्फर जो है सल्फर का छिड़काव करना है। सल्फर का छिड़काव करना कब है? फूल आने से पहले उसमें हमें हल्की फूल हो उस समय हम सल्फर की मात्रा छींट देते हैं। सल्फर की मात्रा छींटने के लिए आपको 4 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे मशीन में डाल के उसको स्प्रे कर देते हैं तो आपकी तेल की मात्रा बढ़ जाती है। सबसे समस्या आती है कब जो है, जब हमारा सरसों तैयार हो जाता है तो उसमें माहू का अटैक होता है जो हमारी फली और फूल को बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। जैसे अगर आपकी बदली आ रही है या बारिश हो रही है, उस कंडीशन में इसका अटैक बहुत तेज़ी से होता है।
इस फसल में आपको फ्लावर दिख रहा है, फ्लावर के ऊपर देखेंगे आप जो है माहू लगा हुआ है। इस माहू करता क्या है कि जो है फ्लावर के रस को और फली के रस को चूस लेता है, जिससे हमारी उपज प्रभावित होती है। इसीलिए हमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें आप माहू का क्या बोलते हैं मोनोकोटोफास का स्प्रे कर दें, जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से हम मोनोकोटोफास का छिड़काव कर देते हैं, जिससे इसमें हम कंट्रोल पा जाते हैं। सरसों में एक और बीमारी आती है, देखे होंगे पत्तियों पे जो है आप बीच में धब्बे बन जाते हैं, जिसको हम अर्ली ब्लाइट कहते हैं, अल्टरनेटिया सुनलाई है। इसकी उपचार के लिए हमें मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से अगर छिड़काव करते हैं तो इससे आप कंट्रोल पा सकते हैं। आप यह ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हमेशा जो है जब टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होता है, जब काफ़ी ठंडा रात में और गर्मी होती है, तब ये समस्या आती है। हमें आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खास करके जो है इलाके में जहाँ पे सरसों लगी होती है, उस कंडीशन में अगर आप दवा का स्प्रे करते हैं तो यह ध्यान दीजिए कि जो है मधुमक्खियों का इस सरसों फूल पे आ ना पाएँ, क्योंकि अगर वो आएंगी तो मर जाएंगी, जिससे मधुपालक को काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप मधुपालक को सूचित कर दें कि या तो अपने बॉक्स को बंद कर दे या कुछ दिन तक आप जो दूरी बना रखें, ताकि जो है वो मरे नहीं, क्योंकि मधुमक्खी भी सरसों की पर परागण में बहुत ही लाभकारी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि पर परागण से हमारा से ये समस्या नहीं आती है कि फर और फूड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि जो है इसमें जो परागण होते हैं, जब परागण एक दूसरे पे जाते हैं तो इससे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। टेरेस गार्डन की उपयोगिता और इसके लाभ पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। शहर में ताजे फल और सब्जियों की भारी किल्लत रहती है, और दूसरी तरफ ये फल और सब्जियां काफी महंगे भी होते हैं, जिसके चलते कई लोग अपने घर की छतों या फिर घर के पास मौजूद खाली जगहों पर फल और सब्जियों की खेती करने लगे हैं, जिसे टेरेस गार्डन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है और टेरेस गार्डन अपनाने की तकनीक आखिर क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संगीता कुमारी। शहरीकरण होने के कारण जमीन की भी कमी हो गई है। जमीन में फ्लैट्स बन गए हैं, या जिनके बड़े बड़े मकान हैं, छत काफ़ी बड़ा है और धूप जो है प्रचुर मात्रा में मिलती है, वैसे जगह में हमारे किसान भाई या जो भी जो शौकीन लोग हैं, शौकीन लोग खासकर, वो टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं। और टेरेस गार्डनिंग करके जैसे सब्जियां लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि टेरेस गार्डनिंग के लिए जो पात्र होता है, जो कंटेनर्स होता है, वो विभिन्न सामग्रियों का बना रहता है, जैसे मिट्टी हुआ, सीमेंट हुआ, टीन हो गया, प्लास्टिक का हो गया। तो उसको विभिन्न आकार दिया जाता है, जैसे गमले का आकार ले लिया, या बक्से का आकार, या कार्टून का आकार, या कोई हौदा का रूप दे दिया, और उसी में सब्जियों को लगा सकते हैं। 2 से 3 प्लांट जो है एक गमले में लगाया जा सकता है। अगर गमले की चौड़ाई ज़्यादा है तो 4 या 5 पौधे भी लगा सकते हैं। अभी जो है रबी मौसम चल रहा है, और रबी मौसम के दौरान आप ठंड मौसम में उगने वाली सब्जियों को लगा सकते हैं। तो इसके लिए है जो हमारे कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हो गया कुदाली, खुरपी, झरना, कुछ खाद, कुछ कीटनाशक और बीज। और बीज जो है, बीज का जो है सही चुनाव करें, और विश्वसनीय जगह से ले, कृषि अनुसंधान संस्थान से ले ले, या कहीं एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से ले ले, या NSC से भी बीज लिया जा सकता है। और उन्नत किस्मों का चुनाव, और ख़ासकर जो गमले में लगा सकते हैं उसी को लगाना चाहिए। जैसे अब है कि जैसे पालक हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सभी अभी गमले में लगाया जा सकता है। लेकिन हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स
जिसमें प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है, जैसे ब्रोकली हो गया, और जो है जो साग की विभिन्न किस्में, जैसे पालक हुआ, तो पालक में आप पालक ऑल ग्रीन, पूसा ज्योति, ये सब वैरायटी है, बड़े बड़े हौदों में लगा सकते हैं। इसके अलावा मेथी हुआ, कुछ लोकल वैरायटीज़ है, ये सारी जो है सब्जियां आप गमले में लगा करके और छत में रख सकते हैं। अब रही बात इसमें जो है कितना कैसी मिट्टी चाहिए, क्या क्या इसमें डालें, तो मिट्टी हमेशा जो है अच्छी मिट्टी का ही चुनाव करें, और उसमें जो है बालू, जो है नदी के किनारे का बालू ले लें, और साथ ही साथ उसमें कंपोस्ट अर्थात सड़ी हुई गोबर का खाद मिला लें। ये सब जो तीनों चीज़ें हो गए, मिट्टी हो गया, कंपोस्ट हो गया और बालू हो गया, ये सभी चीज़ों को बराबर मात्रा में मिला करके उसको मिट्टी को मिलाए, और साथ ही साथ इसमें थाइमेट थोड़ा 50 ग्राम डाल दे, और सबको मिट्टी को मिला करके उसको गमले में भर दे। और गमले का जो नीचे है उसमें पानी का निकासी अवश्य होना चाहिए, और ये जब सारी हो गई गमले की भराई कर दीजिए। और ये हमेशा ध्यान रखें कि मिट्टी जो भी ले रहे हैं वो मिट्टी जनित रोग हो गया या चींटी हो गया या दीमक हो गया, इन सब चीज़ों से मुक्त होना चाहिए। आप गमले की भराई करके आप अभी 1, 2, 3 बीज एक गमले में डाल दीजिए। और साथ ही साथ जैसे अगर तरने वाली सब्जी कुछ ऐसा लग रहा है तो उसके लिए सुतली उतली का सहारा सुतली और बांस का सहारा दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट से जब बीज लगाते हैं, क्यारी पंक्ति से बीज लगा करके उसको वर्मी कंपोस्ट से ढक दे और फुहारे से पानी देते रहे। जब बीज में अंकुरन आ जाए, समय पर है, जैसे आप खरपतवार भी निकालते रहें। और जाड़े का मौसम है तो उसमें पानी जो है 10 से मतलब ये गमला में पौधा हम उगा रहे हैं तो तकरीबन 2 दिन 3 दिन पर, और जैसा दिख रहा है मिट्टी कि भाई सूख रहा है तो उसमें आप पानी डालते रहें। और जहाँ यूरिया जब डालना होता है तो देखें कि पौधा जब 3 हफ्ता का हो गया, लगाने के 3 हफ्ता के बाद, उसके बाद ही जब पौधे में गमले में नमी हो तभी यूरिया डालें, 10 से 15 ग्राम मात्र। और आप ये जो यूरिया है 1 सप्ताह 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 किस्तों में डाल सकते हैं। और साथ ही साथ सिंचाई कर दें अगर गमला की मिट्टी सूखी हो। और अब आई कि रोग से कैसे मुक्ति पाए। रोग हो गया, कीट हो गया, कीटनाशक दवाई में सबसे है कि आप जब भी कीट लगते किसी भी प्रकार का तो उसमें आप जो है रोगर डालें। रोगर वही 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके पौधों पर छिड़काव करें। और जब भी फफूंदनाशक बीमारी लग जाए तो उसमें ब्लाइटॉक्स 50 उसको 2 ग्राम से 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिला करके पौधे पर छिड़के तो उसे फफूंद जनित रोगों से बचाव किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप जो है टेरेस गार्डनिंग या छत पर जो है गमले में सब्जियां उगा करके आप रोज़मर्रा की सब्जियां भी खाइए और फ्रेश सब्जी भी खाइए, स्वास्थ्य भी बनेगा और साथ ही साथ आपका जो है मुनाफा भी रहेगा। आप बाज़ारी जो सब्जियों से आप बच सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है भुजही आजमगढ़ के रमन सिंह ने। आपने दलहनी और तिलहनी फसलों में इस समय किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस समय जो हमारी दलहन फसलें हैं और तिलहन फसलें हैं, तो दलहन में चना, मटर और मसूर किसान भाई ने लगा रखी है। तो चने की फसल और मटर और मसूर, इन फसलों में मुख्य रूप से अगर समसामयिक देख रेख की बात है तो खरपतवार का प्रबंधन जो है बहुत ही आवश्यक होता है। और दलहन फसल का जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्र काफ़ी संकुचित हो गया है, सीमित हो गया है। ऐसे में जो भी थोड़े बहुत किसान भाई दलहन की खेती करते हैं उन्हें चाहिए कि अपनी फसल को खरपतवार मुक्त रखें। साथ ही साथ चने की फसल में देखने में आता है कि जो कीट लगते हैं वो प्राथमिक अवस्था में वो पौधे को काट देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो फसल प्लांट पॉपुलेशन है वो जो है काफ़ी कम हो जाता है और हमारा उत्पादन प्रभावित होता है। तो जो कटुआ कीट है जो चने की फसल को काट रहा है नीचे से, उसके नियंत्रण के लिए जो है क्लोरोपाइरीफास जो है
3 मिलीलीटर दवा जो है 1 लीटर पानी में मिलाकर अगर हम स्प्रे करते हैं, या फिर क्यूनाल फास 3 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं, तो इससे जो है ये कीट नियंत्रित हो जाता है और हमारा जो पौधे हैं वो सुरक्षित रहते हैं और अपनी वृद्धि को कंटिन्यू रखते हैं। तो इस तरह से हम अपनी चना मटर की फसल में इन बातों का ध्यान रखें और समसामयिक कार्यों को करें। साथ ही साथ इस समय की तिलहन की फसल में सरसों की हमारी फसल जो है वो चल रही है, तो सरसों की फसल में भी एक टॉप ड्रेसिंग की आवश्यकता है। तो 35 से 40 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन जो है वो हमें ऊपर से देने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है मुरादाबाद के संजय कुशवाहा ने। आपने दुधारू पशुओं में थनैला बीमारी की रोकथाम पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज किसान भाइयों, मैं आपको पशुओं से जुड़ी एक समस्या के बारे में बताऊंगा जिसे थनैला कहते हैं, अंग्रेजी में इसे मास्टाइटिस कहते हैं। किसान भाइयों, आप सब लोग जानते हैं कि थनैला क्या होता है, तो फिर से मैं आपको एक बार बता दूं। थन में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाना थनैला कहलाता है। अब संक्रमण हो गया किसान भाइयों, आप कैसे पहचानेंगे? तो ये संक्रमण भी किसान भाइयों 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है सब क्लिनिकल, जिसमें आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देगा लेकिन थनैला होगा, और दूसरा किसान भाइयों संक्रमण होता है जिसमें आपको लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सब आप जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि थनों में सूजन आ जाना, लाल रंग के छीछड़े आ जाना, दूध का फटा फटा आना, दूध का पतला आना, दूध का पानी अलग हो जाना, और कभी कभी उसमें से अगर ज़्यादा पुराना केस है तो पस का आ जाना, मतलब मवाद का आ जाना। तो ये सब क्लिनिकल मास्टाइटिस यानी जो हमें दिखाई देने वाला थनैला है उसके लक्षण हैं। अब सब क्लिनिकल मास्टाइटिस किसान भाइयों, इसमें दूध में थोड़ी कमी हो जाती है, और ये जो बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म होते हैं या ज़्यादा भैंस वाले होते हैं उनके यहाँ इनका महत्व ज़्यादा होता है, क्योंकि धीमे धीमे जानवर पहले सब क्लिनिकल मास्टाइटिस यानी जो नहीं दिखाई देने वाले थनैला उसमें जाता है, फिर क्लिनिकल मास्टाइटिस में आता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है यानी जो दिखाई नहीं देती है, जिसमें लक्षण नहीं दिखाई देते, ये ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें हम ध्यान नहीं देते और पशु धीमे धीमे दुग्ध उत्पादन कम कर देता है। तो किसान भाइयों, मैं इसके लिए आपको बताऊं कि इसके लिए कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट, CMT वगैरह कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा नियमित रूप से आप दूध के सैंपल हमारी यूनिवर्सिटी में लाएँ, तो हमारी यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर्स हैं वो इसको चेक करके ये बता देंगे कि इस दूध में कितना जो है बैक्टीरिया है, कितना नहीं है। तो इससे जो है आपको पता चलता रहेगा कि सब क्लिनिकल मास्टाइटिस, क्योंकि एक निश्चित लेवल से ऊपर अगर सेल काउंट है तो इसका मतलब है इस तरह से जो है वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ये तो हो गया न दिखने वाला थनैला। दूसरा दिखने वाला थनैला, जिसमें मैंने बताया सूजन आ जाना, खून जमा, खून के थक्के निकलना, फटा हुआ आना, ये सब हैं। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये थनैला होता कैसे है, तभी आप इसका निदान के बारे में जान जाएंगे। किसान भाइयों, थनैला प्योर एंड प्योर ये मैनेजमेंट की समस्या के कारण होता है। अगर हमारा प्रबंधन अच्छा होगा तो किसान भाइयों थनैला की समस्या कम होगी। अब उदाहरण के लिए मैं बता दूं, आप किसान भाइयों जहां पे जानवर को बांधते हैं वहां गंदगी ना हो, क्योंकि इस सीज़न में बरसात हो रही है, बरसात के सीज़न में गंदगी नीचे आ ही जाती है। दूसरी बात किसान भाइयों, जब आप दूहते हैं, जानवर को दूहते हैं, तो जानवर की जो दूहने वाली नली है वो थोड़ी देर के लिए खुल जाती है, इसके बाद वो करीब 15 से 20 मिनट खुली रहती है, इसके बाद स्वतः बंद हो जाती है। अगर इस बीच में जानवर बैठ गया तो जो गंदगी है वो अंदर चली जाएगी और थनैला हो जाएगा। थनैला मुख्यतः जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है जीवाणु जनित। तो जीवाणु जनित थनैला मेनली स्टेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। तो इसके लिए किसान भाइयों, जानवर को आप एक ये कर सकते हैं कि जानवर को दूहने के बाद आप कम से कम आधे घंटे बैठने ना दें, तो इससे संभावना थोड़ी कम हो जाएगी। किसान भाइयों, जैसे ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे आप सब जानते हैं कि हम लोग का गन्ना जो है मेन जो है गन्ने का उत्पादन हम करते हैं। तो गन्ने की जो आगे वाली पत्तियाँ, जिसको हम अगोला बोलते हैं, ये भी हम चारे के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इस गन्ने की पत्ती में किसान भाइयों एक ऑक्जेलेट नाम का केमिकल होता है। तो जब हम जानवर को कैल्शियम खिलाते हैं तो वो जो इसके चारे में कैल्शियम होता है वो ऑक्जेलेट के साथ कंबाइंड होके कैल्शियम ऑक्जेलेट नाम का एक तत्व बना देता है, जो कि शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता और निकल जाता है बाहर लैट्रिन के रास्ते। तो एक तो ये है कि अगोले का आप प्रयोग करें, मैं ये नहीं कहता हूँ ना करें, लेकिन अगर आप अगोले का प्रयोग कर रहे हैं तो एडिशनल जितना दूध दे रहा है उसी के हिसाब से आप इसको कैल्शियम भी दें, तो ये समस्या कम होगी, क्योंकि कैल्शियम से उसकी बैंड टाइट बनी रहेगी और थनैला नहीं हो पाएगा।
तो सबसे बड़ी चीज़ है साफ़ सुथरा रखें अपने, जैसे आप धोने जा रहे हैं तो हाथ साफ़ रखें, अगर और बर्तन को साफ़ रखें, जानवर को साफ़ रखें, किनारे सफाई रखें। तो मेनली साफ़ सफाई ही इसका प्रमुख जो है वो जरिया है जिसके ज़रिए आप थनैला रोग से मुक्ति पा सकते हैं किसान भाइयों। तो ये सब किसान भाइयों करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगर क्लिनिकल मास्टाइटिस है तो तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप चिकित्सक के पास जाएं, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यू होता है किसान भाइयों। अगर आप 2 से 3 दिन लेट हुए और क्लिनिकल मास्टाइटिस का केस है तो जान लीजिए वहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी वो पत्थर जैसा हो जाता है। कभी कभी उसमें आपको छोटी छोटी गांठें टाइप की हो जाएंगी। आप जब धोने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि एक छोटी छोटी गांठ पड़ रही है। और इस गांठ को गलाने के लिए किसान भाइयों दवाइयाँ तो उपलब्ध हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, या कभी कभी कुछ टाइम लग जाता है, 15 से 20 दिन का समय लग जाता है, हमारा पैसा भी खर्च होता है, दूध भी कम पड़ता है। तो किसान भाइयों दोनों तरह के जो थनैला हैं, चाहे वो सब क्लिनिकल हो जो कि दिखाई नहीं देता, चाहे वो क्लिनिकल है जो कि हमको दिखाई देता है, इन दोनों का जो है आप अच्छे से ध्यान रखें और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पशु चिकित्सक से संपर्क करें थनैला में। किसान भाइयों जब थनैला हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ एक थन में थनैला हो गया, 2-3 में नहीं है, तो कोशिश करें कि उसका दूध अलग से निकालें और उस हाथ से दूसरे थन को न छुएं, और उस थन जैसे उसका दूध निकालें तो तुरंत उसकी जांच करवा दें। दूसरी बात, अब जैसे थनैला हो गया तो जो दूध आप निकालते हैं इसको पीने के काम में न लाएं। तो ये सब आप ध्यान रखें कि थनैला जो है छुआछूत से मेनली फैलने वाला है। बैक्टीरिया कांटेक्ट में आया, नली में गया और थनैला हो गया। किसान भाइयों तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके जानवर में थनैला नहीं होगा। थनैला नहीं होगा तो दुग्ध उत्पादन अच्छा होगा और आप भी स्वस्थ रहेंगे, आप भी जो है खुशहाल रहेंगे और जानवर भी खुशहाल रहेगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आलू, टमाटर और गोभी वर्गीय फसलों में इस समय आने वाली समस्याएं और उसका समाधान। भयंकर ठंड से किसान कैसे बचाएं अपने दुधारू पशुओं को। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।